बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम मैट्रिक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम जमात नाहम के पर्चे के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात नाहम का ये पर्चा कितने सवालात पर मुश्तमिल है, इसमें नंबरों की तकसीम क्या है, इसे हल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसमें सफ़हात कितने किस सवाल के लिए मुख्तस करने चाहिए, इन तमाम सवालात को जानने के लिए हमारा आज का ये लेक्चर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बिला ताख़ीर हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमात नाहम का ये पर्चा हमें कैसे हल करना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिए कि जब कभी हम किसी सफ़र पर निकलते हैं तो हमारे पास रोड मैप का होना या सफ़र के मुतल्लिक़ तमाम लाहे अमल या प्लानिंग, जिसे मनसूबा बंदी कहेंगे, पहले से होना बहुत ज़रूरी है। इससे सफ़र में आने वाली मुश्किल, रकावटें, मसाइल, परेशानियां हल होती चली जाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप अपने सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और सफ़र के तमाम अहदाफ और मकासद भी हासिल करते हैं। इसी तरह जब बच्चा जमात नाहम में आता है तो जमात नाहम के बाद उसे दाहम में जाना होता है। ये एक अहम ज़ीना है तालीमी हवाले से, जिसे तय करते हुए फिर वो FSC, FA या फिर जो भी उसने आगे ICOM, ICS, जिस फील्ड को भी उसने मुंतखब करना हो वहाँ जाता है। यानी मैट्रिक एक अहम ज़ीना है जिसे तय करके आप अपने कैरियर की तरफ जा सकते हैं। तो मैट्रिक में अच्छे नंबर बहुत ज़रूरी हैं। यही नंबर बाद में FSC या इंटर के नंबरों के साथ मिलते हैं और आपका एक अच्छा कैरियर बनाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले दिन का जो लेसन है, जो पहले दिन आपने अपने इस सफ़र पर निकलते हुए रोड मैप देखना है, वो है आपका ये बोर्ड पैटर्न जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, नमूना बराए पर्चा उर्दू जमात नाहम, यानी आपके सामने इस वक्त एक असल पर्चा नहीं है, आपके सामने इस वक्त एक नमूना है आपके उस पेपर का जो आपने अपने पूरे साल की तालीम के बाद बोर्ड में देना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे कि पंजाब के तमाम बोर्ड में किस तरह का पर्चा आता है, उसकी मुकम्मल फ़हम आपको दी जाएगी। सवालात की तरतीब पर बात होगी, सफ़हात की तादाद कितनी मुख्तस होनी चाहिए उस पर बात होगी और फिर नंबरों की तकसीम पर बात होगी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले तो ये देखिए कि आपका ये पर्चा कितने घंटे और कितने नंबर का है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका ये पर्चा 2 घंटे 30 मिनट का है और इसके लिए बोर्ड ने जो नंबर मुख्तस कर रखे हैं वो है 75, यानी 75 मार्क्स का ये पेपर है और 2 hours 30 मिनट्स में आपने इसको हल करना है। अज़ीज़ तलबा, आपका ये पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? एक हिस्सा मारूज़ी है और एक हिस्सा इंशाइया है, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पार्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव की तरफ आएँ तो इसमें जो आपको बोर्ड की तरफ से वक्त मिलेगा वो है 20 मिनट, यानी 20 मिनट्स में आपने इस पर्चे को हल करना है और इसके लिए जो नंबर हैं वो है 15 मार्क्स का ये आपका पर्चा है। इसमें होगा क्या, कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे और ये सवालात कसीरुल इंतखाबी दरअसल कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। कसीरुल इंतखाबी यानी एक स्टेटमेंट होगी, एक सवाल होगा और उसके नीचे फिर 4 ऑप्शंस होंगी। उन 4 में कोई एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी। कसीरुल इंतखाबी सवालात में बबल शीट आपको दी जाएगी। उस बबल शीट पे एक पहला जो सवाल है उसके नीचे 4 बबल बने होंगे। जो सही बबल ABCD जो होगा उसको आपने फिल करना होगा। तो ये कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। दरअसल सवाल नंबर 1, इसमें आगे 3 हिस्से हैं। एक है हिस्सा असबाक, जिसमें हिस्सा नज़्म व गज़ल साथ शामिल हो जाता है और फिर हिस्सा ग्रामर है। हिस्सा असबाक, नज़्म व गज़ल, इसमें से 10 MCQs पेपर में आएंगे। यानी फ़र्ज़ करें पहला सबक है हिजरत नबवी,
तो आप का ये MCQ आ सकता है कि सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ़ कौन हैं। नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, आया मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं या मौलाना शिबली नमानी हैं। जो सही ऑप्शन होगी अपने क्वेश्चन पेपर पे आप देखेंगे, उसको टिक करेंगे और जो बबल शीट होगी वही क्वेश्चन पेपर पे जो ऑप्शन नंबर होगा उसी ऑप्शन नंबर के बबल को यानी गोल दायरे को आप भर देंगे मार्कर से या पेन से। तो ये हिस्सा असबाक, नज़मों और गज़लों से 10 MCQs दिए जाएंगे। उसके बाद हिस्सा ग्रामर आपके पेपर का हिस्सा है। इसमें वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद और मुतरादिफ शामिल है। ये हिस्सा आपकी जो ए बुक है उसमें से आएगा और ये हिस्सा आपकी जो बी बुक है जिसको हम कवायद व इंशा कहते हैं उसमें से आएगा। ये हिस्सा 5 नंबर का है, यानी 10 और 5 कुल मिला के 15 नंबर बनेंगे और आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर हल हो जाएगा। सारे का सारा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है। ये आपने ठीक 20 मिनट के अंदर अंदर हल करना है। बेहतर है कि आप कोई 18 मिनट तक इसे हल कर लें और बाकी जो 2 मिनट हैं उसमें अपने पर्चे की पड़ताल कर लें, जांच परख कर लें, देख लें कि कोई MCQ छूट तो नहीं गया। अगर रह गया है तो जल्दी जल्दी उसे भी भर लें। 18 मिनट तक आपका ये पर्चा हल हो जाना चाहिए। बाकी 2 मिनट आपको पर्चे की पड़ताल पर देने चाहिए और 20 मिनट के अंदर अंदर आप ये पर्चा अपने मुम्तहिन को दे देंगे। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा हिस्सा इंशाइया शुरू होता है। हिस्सा इंशाइया दरअसल सब्जेक्टिव पार्ट को कहते हैं। अजीज़ तलबा, ये 2 घंटे और 10 मिनट का पेपर है और इसमें जो कुल नंबर हैं वो है 60 यानी 60 मार्क्स हैं। ये जो पेपर है ये असल लिखाई वाला पेपर है। इसमें तो आपने बस दायरे फिल करने हैं, लेकिन यहाँ आपने लिखना है। इसलिए इस पर्चे को खुसूसी तौर पे फोकस करना ज़रूरी है। इसमें सवाल नंबर 2 पहला सवाल होगा। सवाल नंबर 1 चूँकि मारूज़ी में आ चुका है इसलिए सब्जेक्टिव पेपर सवाल नंबर 2 से शुरू होगा। सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह, यानी आपके जो किताब में नज़में और गज़लें हैं इनमें से पेपर में अशार आएंगे। अशार कैसे आएंगे कि हिस्सा नज़म 4 में से 3 करने होंगे, 4 आएंगे आपने 3 करने हैं, और हिस्सा गज़ल में से 3 आएंगे आपने 2 करने हैं। यानी 4 में से 3 और 3 में से 2 अगर निकालें तो ये कुल बनते हैं 5 अशार की तशरीह आपने करनी है। ये पांचों के पांचों मुख्तलिफ नज़मों और गज़लों से होंगे, एक नज़म और गज़ल से नहीं होंगे, मुख्तलिफ नज़मों और गज़लों से होंगे और इनकी तशरीह आपने करनी है। हर शेर 2 नंबर का है। अगर ये 2 नंबर का है, 5 करेंगे तो फिर ये 10 नंबर का सवाल बनेगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल में आपने जो अशार हैं उनकी तशरीह के दौरान रेफरेंस शेर भी लिखने होते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करके जाना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 3 जो कि नसर पारों की तशरीह है। नसर पारा क्या होता है? पैराग्राफ, जिसको हम यूँ समझ लें कि पैराग्राफ के साथ साथ इसको नसर पारा भी कहते हैं और इसको मतन भी कहते हैं, अबारत भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। ये आपके पेपर में 2 आएंगे कहाँ से? जो आपके असबाक हैं, असबाक सारे के सारे जो हैं उनमें से कहीं से भी 2 मुख्तलिफ असबाक में से 2 पैराग्राफ पेपर में दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन पैराग्राफ की तशरीह करें। अब तशरीह क्या है? उन पैराग्राफ की वजाहत करनी है। वजाहत करते हुए एक और चीज़ से भी आपसे मांगी जाएगी, वो है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। यानी ये जो पैराग्राफ होंगे इन पैराग्राफ में दोनों में 4-4 लफ्ज़ों पर ऊपर लाइन लगी होगी। इनको कहते हैं ख़त कशीदा अल्फाज। जिनके ऊपर लाइन लगी हो, ख़त दरअसल लाइन को कहते हैं। तो ये ख़त कशीदा अल्फाज होंगे जिनके आपने मानी लिखने हैं। 4 एक पैराग्राफ में होंगे, 4 ही दूसरे में होंगे और ये आधे आधे नंबर का लफ्ज़ का मानी होगा। यानी एक पैराग्राफ में अल्फाज मानी होंगे 2 नंबर के और दूसरे में भी 2 नंबर के होंगे। इस तरह ये अल्फाज मानी भी लिखने और साथ हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन क्या है? हवाला मतन ये है कि ये पैराग्राफ किस सबक से लिया गया है
اور इसके मुसन्निफ़ कौन है, यानी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखना का नंबर है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक पैराग्राफ जो है वो 5 नंबर का है और उसमें 5 नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है कि 2 नंबर की तशरीह है, 2 नंबर के अल्फाज मानी हैं और 1 नंबर हवाला मतन यानी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम बताने का है। यूँ ये 5 नंबर बनते हैं। 5 ही फिर इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ के भी हैं, क्योंकि उसमें भी आपने हवाला मतन भी बताना है, अल्फाज मानी भी बताने हैं और तशरीह भी करनी है। यूँ ये 5 जो नंबर हैं एक पैराग्राफ के हैं, 5 ही दूसरे के हैं। 10 नंबर का ये सवाल है। अजीज़ तलबा, याद रहे कि यहाँ 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल जो कि सब्जेक्टिव का तीसरा है, वैसे चौथा सवाल है। सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं। आपकी जो मशक़ें हैं किताब में, जो भी असबाक हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, इनकी मशक़ें दी हुई हैं। इन मशक़ों में सवालात दिए हुए हैं और नीचे उनके मुख्तसर जवाब हैं। यहीं से कोई 8 सवाल आपके पेपर में आएंगे। उन 8 में से आपने 5 का जवाब लिखना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उनमें से कौन से 5 मुंतखब करते हैं। जो आपको आसान लगे वो 5 सवाल आप मुंतखब कर लें और उनके जवाब लिखें। ये भी ऐसा ही है कि हर जवाब के 2 नंबर के हैं और ये 5 लिखेंगे, लिहाजा ये 10 नंबर का सवाल है। यानी हर सवाल 2 नंबर का है, 5 लिखने के आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 जो है ये सबक के खुलासे पर मुश्तमिल है। सबक का खुलासा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पहले भी वाकिफ़ है। सबक को मुख्तसर करके लिखना है, इसकी समरी बना के लिखनी है। खुलासा कहते ही इख्तिसार को है, यानी जो भी पूरा सबक है उसके अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिख दीजिए। ये सबक का 1/3 यानी 1/3 शॉर्ट करके जब आप लिखेंगे तो ये 5 नंबर का सवाल बनेगा। पेपर में 2 आते हैं, आपने 1 करना है। यहाँ आपके पास चॉइस है, इंतखाब है कि 2 में से कोई एक आएंगे। सिलेबस में से ही जो भी आपके असबाक हैं उनमें से कोई 2 पेपर में उनके उन्वानात दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आप मुंतखब कर लें और उसका खुलासा लिखें। ये सवाल 5 नंबर का है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अजीज़ तलबा और तालिबात, सवाल नंबर 6, नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। आपकी फ़र्ज़ करें कि पेपर में जो आपका निसाब है उसमें अगर 5 नज़में हैं या 4 हैं, तो उन 4 या 5 में से किसी एक नज़्म का उसका उन्वान लिख दिया जाएगा पेपर में। फ़र्ज़ करें वो हमद है, फ़र्ज़ करें वो नात है, फ़र्ज़ करें वो पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख है। जो कोई भी है, जो कोई भी वो नज़्म है, उस नज़्म में से आपको कहा जाएगा कि खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखें। हाँ, यहाँ आपका इंतखाब ये है कि आपका जी चाहता है तो खुलासा लिख लें, जी चाहता है तो मरकज़ी ख्याल लिख लें। ये सवाल भी 5 नंबर का है। खुलासा ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 12 लाइनों का होगा, मरकज़ी ख्याल 3 से 4 लाइनों का होगा और ये 5 नंबर का सवाल है। इसके बाद अजीज़ तलबा और तालिबात, सवाल नंबर 7 आता है। यहाँ से अब आपका हिस्सा ग्रामर शुरू हो गया है। इससे पहले हिस्सा ग्रामर से वास्ता आपका ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मोनस, मुतज़ाद, मुतरादिफ। सब्जेक्टिव में आपका वास्ता सवाल नंबर 7 पे जाकर पड़ता है आपकी ग्रामर से। सवाल नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों सवाल आपके ग्रामर से हैं। आपकी क़वाइद इंशा में जितने भी दरख्वास्तें या खतूत दिए गए हैं उनमें से कोई एक ख़त और एक दरख्वास्त पेपर में आएगी। आपके पास चॉइस ये होगी कि आप चाहे ख़त कर लें चाहे दरख्वास्त कर लें। इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। ये 10 नंबर का सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 8 है मुकालमा या कहानी। ये भी क़वाइद इंशा से ही आएगा। आपका जी चाहे तो मुकालमा लिख लें। मुकालमा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान बाहमी गुफ्तगू का नाम है, या फिर कहानी लिख लें। कहानियाँ हकायात हैं जो आपकी क़वाइद इंशा में दी गई हैं, या ये लिख लें या ये लिख लें। कोई 7-8 के करीब मुकालमे हैं और कहानियाँ भी तकरीबन 22 के करीब हैं, जो कि अहम जो निकात हैं या यूँ समझ लें आउटलाइंस वाली कहानियाँ हैं वो शामिल हैं।
वो भी और दूसरी भी, सारी मिला के कोई 22 के करीब बनती हैं। उनमें से कोई एक आएगी या मुकालमों में से कोई एक आएगा, जो जी चाहे आप दोनों में से कर लें। ये 5 नंबर का सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, बड़ा अहम सवाल है, जुमलों की दुरुस्ती या ज़रबुल अमसाल की तकमील। अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पर्चे में कोई 5 गलत जुमले दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि इनको ठीक करके लिख लें। ये ग्रामेटिकली गलत होंगे, आपने उनको ठीक करके लिखना है। या फिर ऐसा होगा कि कोई 5 ज़रबुल अमसाल दी जाएंगी, ये आपकी क़वाइद इंशा में शामिल हैं। ये 5 जो होंगी वो गलत होंगी, आपने उनको ठीक करके लिखना है या फिर आपने उनको मुकम्मल करके लिखना है। यूं ये सवाल आपका 5 नंबर का मुकम्मल होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तो है आपका बोर्ड का पैटर्न, यानी इस पैटर्न पर इन नंबरों की तकसीम के साथ आपका पर्चा आएगा जिसे आपने हल करना है। अब कुछ तजावीज़ एक अच्छा पर्चा करने के लिए, एक ऐसा पर्चा जिसमें ज़्यादा परेशानी ना हो, खप खपा ना हो, जिसमें आप बाआसानी बर वक्त अपना पर्चा हल कर लें, वो क्या हो सकती हैं, उनको आप गौर से देखिए। उनमें एक तो ये है कि आप सवालात की तरतीब बदल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जिस तरह ये तरतीब है बोर्ड की उसी तरह आप करें। आपके पास आपका अपना इंतखाब है कि आप इस तरतीब को बदल सकते हैं। तो जब तरतीब को बदल ही सकते हैं तो फिर क्यों ना हम पहले मुख्तसर और छोटे सवालात की तरफ जाएं, ताकि शुरू में से ही हमारा मोराल बुलंद रहे, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एतमाद बहाल रहे। छोटे सवालात पहले कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। छोटे सवालात, वो सवालात जो कम वक्त में आपको ज़्यादा नंबर देते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 तो हम पहले ही हल कर चुके मारूजी के तौर पर। अब सवाल नंबर 2 कौन सा होना चाहिए सब्जेक्टिव में, वो होना चाहिए पहले जुमलों की दुरुस्ती या ज़रबुल अमसाल की तकमील। यानी सवाल नंबर 9 जो आखिरी सवाल है, पर्चा हल करते हुए आप उसे पहले सवाल के तौर पे करें। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ 5 सतरें यानी 5 लाइन्स, 5 लाइनें लिखेंगे तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इसको आपने वक्त कितना देना है, 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा इसको वक्त नहीं दीजिएगा। और वैसे भी ये 5 जुमले होंगे जो आपने सही करके लिखने। गलत जुमले तो आपने लिखने ही नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ दुरुस्त जुमले लिखने हैं, और जुमलों की दुरुस्ती हो या ज़रबुल अमसाल की तकमील हो, दोनों में से जो भी कर रहे हैं 5 लाइनें लिखें और 5 मिनट में मुकम्मल करें। इसके बाद जो तीसरा सवाल आप करना शुरू करें वो होना चाहिए नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। यानी सवाल नंबर 6 को आप पेपर में दूसरे नंबर पे करेंगे, नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। अगर ये नज़्म का खुलासा लिख रहे हैं तो ये आपका होना चाहिए 8 ता 12 सतूर, और अगर आप मरकज़ी ख्याल लिख रहे हैं तो वो आपका होना चाहिए 3 ता 4 सतूर। मरकज़ी ख्याल जो है वो आपने ज़्यादा लाइनों का नहीं लिखना, 3 ता 4 सतूर वो लिखना है, बस इतना ही। ये भी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको हल करना चाहिए और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल आपको वो भी मुख्तसर ही लेना चाहिए। आप देख रहे हैं पहले हमने छोटा सवाल लिया, फिर उससे ज़रा बड़ा, फिर उससे ज़रा बड़ा। ये वो सवालात हैं जो कम वक्त में आपको ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। इनमें आपने ख़त या दरख्वास्त ले लेना है। अब ये ख़त या दरख्वास्त जो है ये सवाल 10 नंबर का है। इस सवाल में आप ख़त अगर कर रहे हैं तो आपको 1.5 सफ़ा लिखना चाहिए, और अगर आप दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सफ़े तक लिखनी चाहिए। दरख्वास्त का ये मिजाज ही नहीं है कि उसको बहुत बड़ा किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सफ़ा या 1 सफ़े से भी कम 8-10 लाइनों में, 6 लाइनों में लिखी जा सकती है। इसके लिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। 10 मिनट में इस सवाल को हल करना चाहिए और ये हो भी जाता है बआसानी। इसके बाद अजीज़ तलबा, सवाल नंबर 5 के तौर पर आपको चाहिए कि आप सवालात के मुख्तसर जवाब वाला सवाल उठाएं। ये सवाल नंबर 4 होगा। इसको आप करें सवालात के मुख्तसर जवाब। ये 1.5 ता 2 सफ़ात में हल हो जाने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए। ना ही आपको इसको ज़्यादा सफ़े देने चाहिए, ना ही 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। 15 मिनट के अंदर अंदर आप ये 1.5-2 सफ़े जो हैं उनको लिखेंगे और
सवालात के मुख्तसर जवाब के बाद अगला सवाल अशार की तशरीह। यहाँ तक आप देखिए, आप तकरीबन आप देखें तो 10 और 10 20, 20 और 15 35 मिनट में आप अपना 5 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 25 नंबर का सवाल जो है आप 35 मिनट के अंदर अंदर हल कर चुके हैं। यानी आप मुनासिब वक्त में एक बहुत अच्छे नंबर हासिल करने का पर्चा हल कर चुके होंगे। इसके बाद अब आप आना चाहिए आपको बड़े सवालात की तरफ, क्योंकि अब वक्त भी गुजर चुका है और अब बड़े सवाल रह जाते हैं, इसलिए अब उनकी तरफ आ जाना चाहिए। आपको छठे सवाल के तौर पे चाहिए अशार की तशरीह करनी। यहाँ 7.5 सफ़ात तक आप ये तशरीह करेंगे। इस तरह देखें तो एक शेर की तशरीह आपको 1.5 सफ़े की करनी चाहिए। एक शेर की तशरीह विद रेफरेंस, यानी हवाला जाती अशार के साथ, जो आयात व हदीस आप लिखें उसमें उनके साथ आपको 1.5 सफ़े की करनी चाहिए। और 5 सफ़ों की तशरीह तकरीबन 7.5 सफ़ात की बनेगी और ये आपको 30 मिनट में, यानी सबसे ज़्यादा वक्त आपको इसी सवाल में देना है। आधे घंटे में आपको इसे हल करना चाहिए। इसके बाद है नसर पारों की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह जो करनी है हवाला, मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ, ये दोनों ही नसर पारों की करनी है। तो आपको दोनों ही 4 सफ़ात तक कर लेनी चाहिए। यानी एक पैराग्राफ की तशरीह अल्फाज, मानी और हवाला मतन के लिए 2 सफ़ात आपको लिखने चाहिए और 2 सफ़ात दूसरी तशरीह के लिए। इस तरह इसको 4 सफ़ात तक लेकर जाएं और 25 मिनट के अंदर अंदर इसको हल करें। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा वो होगा नसर पारों की तशरीह, जिसमें 25 मिनट लगेंगे। अजीज़ तलबा और तालिबात, अगला सवाल जो है वो होना चाहिए सबक का खुलासा, सवाल नंबर 8। अब सबक का खुलासा आखिरी सवालात में क्यों? इसलिए कि सबक के खुलासे में ना तो आपने कोई शेर लिखना है, ना कोई हदीस लिखनी है, ना कोई आयत, ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिकॉल करनी पड़ी, जहन में लानी पड़े, जहां आपका फ्लो कम हो, जहां पेन रुक रुक के चले, याद कर करके लिखने वाली ये कोई चीज़ नहीं है। ये जो सबक का खुलासा ये रवानी में लिखा जाता है, ये कहानी ही तो होती है। तो रवानी में लिखने वाला सवाल आपको आखिर में रखना चाहिए, ताकि अगर कम वक्त में भी आपको वो करना पड़े तो आपका फ्लो मुतासिर ना हो, आप उसे तेज़ी से लिखते चले जाएं। और ये सबक का खुलासा 2 सफ़ात, वैसे ये 1 सफ़े का भी हो सकता है। यानी फ़र्ज़ कीजिए सबक काहली आपके पेपर में आ गया है, तो ये तो बड़ा ही मुख्तसर सा एक सबक है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो खुलासा बनेगा वो 1.25 सफ़ा बनेगा, वरना 1 सफ़ा। तो इसको आप जो है 1 सफ़े पे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े असबाक भी हैं, जो बड़े असबाक हैं उनमें आप इनको 2 सफ़े भी लिख सकते हैं। ये सवाल आपको 15 मिनट के अंदर अंदर हल करना होगा। इसके बाद अजीज़ तलबा और तालिबात, आपके पर्चे का आखिरी सवाल जो है वो मुकालमा या कहानी होना चाहिए। मुकालमा करें या कहानी करें, ये 2 सफ़ात तक ही होना चाहिए और इसको भी आपको 15 मिनट देना चाहिए। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये एक तजवीज़ है जिसके मुताबिक अगर आप पर्चा करेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप नफ्सियाती तौर पे शुरू में ही अपना एतमाद बहाल रखेंगे, क्योंकि आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर चुके होंगे। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आसान सवालों की तरफ, जब मुश्किल सवालों की जानिब जाएंगे तो आपका एतमाद बहाल होता रहेगा। इस तरह से पर्चा करें तो ज़्यादा मुनासिब है। अब अगर हम इन तरतीब के साथ ये तमाम वक्त देकर पर्चा हल करें तो हमारा जो सर्फ करदा वक्त है वो तकरीबन बनता है 2 घंटे। सर्फ करदा वक्त ये बनता है जी 2 घंटे, जो आपने अभी तक यूटिलाइज किया है 2 घंटे। इन 2 घंटों के बाद हमारे पास टाइम बचता है 10 मिनट, क्योंकि हमने ये जाना था कि हमारा ये पर्चा 2 घंटे 10 मिनट का है। तो 2 घंटे में हमने अपना पूरा पर्चा अल्हम्दुलिल्लाह हल कर लिया। इसके बाद हमारे पास 10 मिनट बचे, और 10 मिनट बहुत मिनट्स होते हैं,
اس میں آپ کو چاہیے اپنے پرچے کا جائزہ لیں، یعنی سارا پرچہ صفحے پلٹ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹی تو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں آپ نے سبق کا عنوان چھوڑ رکھا ہو لکھنے کے لیے، مصنف کا نام لکھنے کے لیے چھوڑ رکھا ہو، یا آپ نے کسی لفظ کا معنی چھوڑ دیا ہو کہ میں بعد میں لکھ لوں گی یا لکھ لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں کوئی انڈر لائن نہ کیا ہو، کہیں کوئی حاشیہ نہ لگایا ہو، کچھ بھی جو چھوڑا ہو وہ انہی 10 منٹ میں آپ لکھیں۔ ایک تو پرچے کا جائزہ لیں، پڑھ کے دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹی تو نہیں، کوئی چیز ایسی تو نہیں جس سے کاٹا ہوا ہے اسے درست کرنا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو کہ غلط لکھی گئی ہے اسے اب کسی طرح آپ نے سنوارنا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں اور آخر پہ پھر حاشیہ جات انڈر لائن، یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنی بھی آپ نے ہیڈنگز بنائی ہیں ان کو انڈر لائن کریں۔ پیپر پریزنٹیشن ہے یہ، جہاں کہیں آپ نے حاشیہ چھوڑا ہوا ہے وہ حاشیہ لگائیں، کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو مارجن لائن شروع میں نہیں لگاتے، حالانکہ شروع میں ہی لگا لینی چاہیے۔ تو اگر کسی نے شروع میں نہیں لگائی تو وہ آخر پہ حاشیہ ضرور لگائے، اور اس طرح سے اپنا پرچہ حل کرے۔ اس طرح اگر آپ اپنا پرچہ 2 گھنٹے میں حل کر لیتے ہیں اور 10 منٹ آپ اپنے باقی پیپر پریزنٹیشن کو دیتے ہیں تو بچوں انشاءاللہ آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنا پرچہ اپنے ممتحن کو دے کے آئیں گے، اور اس یقین کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی مکمل فہم حاصل ہوئی ہوگی، اور آپ اس کو اچھی طرح تیار کر کے اپنی اس روڈ میپ کو سمجھ کے آئندہ کے لیے اس پرچے کی تیاری کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بہت جلد ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔